पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया था और उसी के क्रम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करता है। तो उस लाइट का अपना एक वेवलेंथ होता है। यहां पर इमिटेड एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ लाइट का कैलकुलेशन हम यहां समझाने जा रहे हैं, जिसको आप समझने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम को इजी वे में बना पाएंगे। हम क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान दिया जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के किसी ऑर्बिट से यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी का इमिशन करता है। जैसे कि यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, ये E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करता है। अगर इस लाइट का वेवलेंथ आप जानना चाहते हैं या वेव नंबर जानना चाहते हैं तो आप आज के इस कैलकुलेशन वाले क्लास का हेल्प ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इस इमिटेड लाइट का वेवलेंथ निकाल सकते हैं और साथ ही साथ इमिटेड एनर्जी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलते हैं। आपको पता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है कि when electron returns from any higher orbit to lower orbit, the energy is emitted and it is equal to E2 minus E1। तो यहाँ पर emitted energy का वैल्यू निकालना है और ये emitted energy का वैल्यू कैसे निकलता है आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। When electron returns from any higher orbit to lower orbit, the energy is emitted and it is equal to E2 minus E1। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के तहत देख सकते हैं डेल्टा E इक्वल E2 माइनस E1 हो गया। अलग से आप सभी स्टूडेंट को याद है, जल्दी से बताइए एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एनर्जी का हम दोनों ऑर्बिट के लिए बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। यानी जो हमने अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, लोअर में आ रहा है, यानी N2 ऑर्बिट में है, N1 में आ रहा है। इसका ऑर्बिट नंबर N2 है और इसका N1। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी का इमिशन करता है। तो ये E2 का वैल्यू हो गया, ये E1 का। दोनों में अंतर सिर्फ एक जगह है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। ये N2 एनर्जी N2 ऑर्बिट में है, ये N1 में। दोनों का वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख दिए, कहाँ, E2 और E1 के जगह पर। तो E1 और E2 के जगह पर हमने रख दिया। ये समझ सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये प्लस होकर आगे आ गया। ठीक है, ये प्लस होकर आगे आ गया और ये माइनस होकर पीछे, ये N2 वाला पीछे आ गया और ये माइनस माइनस प्लस होकर आगे लिख दिए इसको और इसको पीछे। अब इसमें कॉमन क्या नहीं हो सकता है, तो N1 नहीं हो सकता है, N2 नहीं हो सकता है, बाकी सारा कॉमन कर लिए और इमिटेड एनर्जी का वैल्यू आ गया। आपको बता दें ये जो इमिटेड एनर्जी का वैल्यू आया है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया है। अगर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का हेल्प ले तो इमिटेड एनर्जी का वैल्यू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से 3 तरह से निकाला जाता है, hν, hc बाई लेमडा और बताइए hc न्यू बार। तो हम अब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का हेल्प लेने जा रहे हैं। देखिए आ गया E इक्वल hc बाई लेमडा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी इमिटेड एनर्जी है, ये भी इमिटेड एनर्जी है, मैक्स प्लैंक वाला भी। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, डेल्टा E डेल्टा E। तो राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं। तो hc को हमने इधर भेज दिया तो ये स्क्वायर से क्या हो गया q और यहाँ 1 बाई लेमडा का वैल्यू आ गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी आया है टर्म फैक्टर, इसमें से z को छोड़कर सब कांस्टेंट वैल्यू रखता है। जैसे z तो एटॉमिक नंबर है, e यूनिट चार्ज जिसका वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वैल्यू 9.1 × 10⁻। c वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है वैल्यू 3 × 10⁸। c h का वैल्यू
6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम 8 पॉइंट। तो ये कहने का मतलब ये सारे कांस्टेंट हैं। तो इसके जगह पर रिडबर्ग नामक साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में, सम्मान में एक कांस्टेंट बना दिया गया और उस कांस्टेंट को RH से लिखा जाता है। तब लिखा जाता है जब हाइड्रोजन के लिए स्पेशली बात किया जाए, तब लिखा जाता है जब एटॉमिक नंबर 1 हो, क्योंकि यही बदलने वाला है। तो इस RH को किसके बदले में हम लिखने जा रहे हैं? इतने कांस्टेंट के कलेक्शन के बदले में, सबके बदले में केवल RH का फुल फॉर्म रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि Z=1 हो गया। देख लीजिए गायब हो गया यहाँ का सारा, और इसके जगह पर कौन आ गया? RH। व्हाट इज RH? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, ये है। और इसी का अब यूज करके हम आगे आज का प्रॉब्लम का क्लास दे रहे हैं, जो बहुत ही कम समय में आप सभी स्टूडेंट बना पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वेवलेंथ और वेव नंबर देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में वेवलेंथ और वेव नंबर निकाला गया है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला अगर यूज किया जाए, RH इतना टर्म को लेकर आता है, तो निश्चित है कि 15 से 20 मिनट को प्रॉब्लम बनाने में लगेगा। हम आप लोग को यहाँ से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? RH को पहले से सॉल्व कर लेना होगा, RH का जो वैल्यू है पहले से निकाल लेना होगा। तो ये RH का वैल्यू आपके सामने हम निकाल रहे हैं। शर्त है कि यहाँ Z= हमने क्या ले लिया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इनटू दी हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ से एकदम नॉर्मल वे में पीछे ध्यान दीजिए, समझिए। Z का वैल्यू हमने 1 ले लिया, और सारा वैल्यू जो आप पहले से जानते हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस वैल्यू रख दिए, और वैल्यू रख दिए तो ये वैल्यू आ गया। सबका वैल्यू रखने पर ये फाइनल वैल्यू RH का आ गया। अब ये हमको कितना हेल्प कर सकता है देख लीजिए। RH के जगह पर हम यहाँ लिख दिए, तब लिखे जब Z= क्या लिए। अगर मान लीजिए हमको Z= नहीं पता है, हमको पता है मान लीजिए हीलियम, तो Z की जगह क्या लिखाएगा? 2 का स्क्वायर। अगर बोलेंगे पोटेशियम तो 19, अगर कैल्शियम तो 20। हमको पता नहीं है कि यहाँ कौन सा आइटम है, तो Z का स्क्वायर। तो Z का स्क्वायर होगा तो इतना को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ये 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कुछ नहीं करता है। इसी का फायदा आपको मिलने जा रहा है कि देखिए, किसी भी एटम के लिए अगर बात करेंगे उसी फॉर्मूला का, तो Z के जगह आप केवल क्या लिख पाएंगे? Z। तो Z को हमने बाहर निकाल लिया इसमें से, और इस पूरे का कैलकुलेशन क्या हो गया? 1.097 10⁻7। और इसका आप फायदा देखिए, ये फॉर्मूला आने के बाद आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज से भी ज्वाइन किया है ये क्लास, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो समझ में आएगा। बस ध्यान से क्वेश्चन केवल सुनिएगा, फिर देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। थर्ड ऑर्बिट से, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है। थर्ड से, और क्या बोले हैं? हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है। तो इस इमिटेड लाइट का वेवलेंथ निकालिए। ये जो लाइट इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकालिए। क्या बोले हैं? हाइड्रोजन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के होने में इलेक्ट्रॉन जब थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो एक लाइट का इमिशन कर रहा है, तो इस लाइट का वेवलेंथ निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देख लीजिए, हाइड्रोजन नाम सुनते ही Z=, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कहां से कहां रहा है? थर्ड से। हम आप लोग क्या सिखाते हैं कि जो अधिक वैल्यू होता है वो N2 हो गया, और उसके बाद 1, ये लोएस्ट वैल्यू होता है N1। तो ये हो गया N2 के जगह पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ 1। तो ये पूरा आप सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1.097 10 पावर, और ये हो गया 1/1 का स्क्वायर यानी 1।
1 हो गया, अब माइनस 1/9। ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा 097। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी और भी कैलकुलेशन बाकी है, बोलिए 8/9। कोई दिक्कत? आपने क्या निकाला है 1/λ। आपको चाहिए क्या, लेमडा चाहिए। तो अब क्या कीजिए, अंत में कैलकुलेशन के एंड में दोनों को पलट दीजिए, इसको भी पलटिए, इसको भी पलटिए। λ/1 9/। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर। अगर समझ में आया तो वेवलेंथ निकालना है, फिर से स्टार्ट। Z इक्वल, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। Z इक्वल कैसे जाने, हाइड्रोजन 5th से 1st में, N1 इक्वल, जो नया स्टूडेंट है ध्यान देंगे, और 5th से 1st में यानी कि N2। बोलिए 1/λ इक्वल 1.097 10 पावर 1/-। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1.097 10 पावर 7, 1 - 1/25, 1.097 10 पावर 7 इंटू 24/25। 1/λ है, हमको चाहिए सिर्फ लेमडा। पलट गया, तो दिक्कत ध्यान दिया जाए। देखिए when electron returns from 3rd orbit to 1st orbit of the Li++, then find the value of wave number of the emitted light। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, Li++ आयन है, इसलिए Z इक्वल क्या हो जाएगा 3, और फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है N1 इक्वल 1, और थर्ड कहां से रिटर्निंग हो रहा है 3 से, तो N2 इक्वल हो जाएगा 3। और यहाँ वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ न्यू बार इक्वल डायरेक्ट आप लिखेंगे Z स्क्वायर 1.097 10 पावर 7 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहाँ Z का वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.097 10 पावर 7, और ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। डायरेक्ट इसको इतना ही पर सॉल्व कर देंगे, और इसको पलटेंगे नहीं क्योंकि ये वेव नंबर निकालना है। तो ये हो गया 1 - 1/9, 9 इंटू 1.097 इन 10 पावर 7 इंटू 8/9। ये हो गया, बताइए कितना, 8.77 इंटू 10 पावर 7 मीटर पावर -1, क्योंकि ये वेव नंबर है।